मेरी भतीजी ने एडमिशन लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके कुछ दोस्त थे, बीए में एडमिशन हुआ, बेचारी सबके साथ बैठी हुई थी। तो जो घर में शिक्षा मिलता है वही लोग आपस में बात करते हैं। तो उससे पूछ दिया किसी ने, उसके किसी दोस्त ने कि क्या जाति है, तो बता दी कि मैं इस जाति, दलित जाति से, पासवान जाति से आती हूँ, इस तरह से। तो उसने बताया कि उसके बाद थोड़ा देर रुके सब और धीरे धीरे अलग हो गए। पहला दिन है उसके कॉलेज का, फर्स्ट डे ऑफ हर मतलब कॉलेज लाइफ, और उस दिन ये होता है कि उसका ग्रुप ही अलग हो जाता है। ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, भारतीय कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मैंने तो कोई टाइटल ही नहीं रखा, मैं कोई टाइटल नहीं रखा। पता नहीं उस समय लगा कि नहीं रखना चाहिए, क्यों जात बताना है या क्यों जात पे, लेकिन हमें पता था कि लोगों को तो पता चल ही जाता है। वो मेरा नाम नहीं पूछते हैं, मैं बोलता है कि पूरा नाम बताइए, तो मतलब पूरा नाम यही है, तो पिताजी का नाम बताइए, पिताजी से फिर पूछते हैं, फिर उसमें भी नहीं थोड़ा मोड़ा समझ पाते हैं, जैसे प्रसाद लगा हुआ है उनका तो नहीं समझ पाते, फिर अंत में वो बहुत हर थक हार के बेचारे बोलते हैं अरे किस समाज मतलब किस जात से हैं। तो बोले डायरेक्ट पूछ लेते ना, नाम में से पूछ के क्या है। हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं और जात की भी बात जात करते की हैं। भी बात करते हैं, सही बात। तो ये किसी के सगे हैं नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी के सगे नहीं है। हिंदू राष्ट्र का बाबा साहब खंडन करते हैं। बाबा साहब बोलते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र जैसा कुछ भी चीज होगा तो ये देश के लिए सबसे खतरनाक होगा, और ऐसी कोई भी ताकत अगर कोशिश करेगी हिंदू राष्ट्र का नारा लेकर आने का, ये देश के लिए खतरनाक है और इसको किसी भी हद तक हमें रोकना है। ये बाबा साहब के कोट हैं। हम तो बाबा साहब के लोग हैं तो हम तो रोकेंगे। देखिए आज जो प्रोग्राम था वो राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच ने आयोजित करवाया था, और सही बात है कि आज के वक्त में भी हम बात कर रहे हैं कि दलितों पर हिंसा, दलितों पर हमला और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित रखने की बात है। तभी हम इस तरह के प्रोग्राम करते, एक विषय बनाते हैं। हम क्यों नहीं करवाते हैं कि सवर्णों पर हमले और इन सारे चीजों पर प्रोग्राम, क्योंकि है ही नहीं, उस तरह का मसला नहीं है। मामला है कि दलितों पर हमले हो रहे हैं, खबरों में, हर रोज की खबरों में। चाहे कल ही मैं बता रहा था बाड़मेर के राजस्थान में, मैं देख रहा था रील्स में कि किस तरह से एक दलित को पेड़ पे टांग कर मारा जा रहा है। उसके वीडियो बना रहे हैं वहाँ के सामंती, जो उच्च जातीय सामंती हैं वो। उसके साथ आप देखिएगा कुछ दिनों पहले मुट्ठी भर चावल चोरी करने के जुर्म में एक को पीटा गया। दलित महिलाओं के साथ इस मुल्क में आप देखिए क्या क्या नहीं हो रहा है। बिहार में संजय मांझी हो गए और राजकुमार मांझी हो गए, जो महादलित समाज से आते हैं, उनके हाथ कहीं काट दिए गए, कहीं उनको पीटा गया। तो ये सिर्फ खबर नहीं है, ये हकीकत है। मतलब ये सिर्फ अखबार के पन्ने में है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। कई चीज़ें हमें कह लीजिए कि अखबारों में आती भी नहीं है हमारी। तो ये सवाल है। उसके साथ सवाल तो ये, चलिए तो हिंसा की बात होगी, जो हम पे हिंसा लगातार है, लेकिन हमें मिल भी कुछ नहीं रहा है। चाहे उसने शिक्षा मिल पा रही है, हमें हर जगह नए नए पॉलिसी लाकर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर हमें वंचित किया जा रहा है जो हाशिए पर के लोग हैं, क्योंकि शिक्षा को महंगा किया जाएगा। शिक्षा महंगी होगी, प्राइवेटाइज होगी, तो कौन है जो उसको नहीं पा सकेगा? तो दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, यही नहीं पा पाएंगे ना। महिलाएं नहीं पा सकेंगी। आप स्कॉलरशिप खत्म करेंगे तो कौन नहीं पढ़ पाएगा? दलित नहीं पढ़ पाएगा। आज इस बिहार में आप देखिए कि एक बड़ी संख्या है, नहीं भी तो 95 लाख ऐसे परिवार है जिनका सालाना इनकम, या सालाना नहीं मासिक है शायद, वो 6,000 रुपये 6,000 मिलता है। सरकार ने उनको कहा है कि हम 2 लाख रुपए देंगे सभी परिवारों को। अभी तक 40,000 को मिला है, और सच बात है कि जिस रफ्तार से ये चल रहा है तो 234 साल लोग अनुमान लगा रहे, 234 साल लगेंगे सब तक वो 2 लाख रुपए पहुंचने में। भाषण के दौरान कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले और पेरियार, तमाम इन महापुरुषों को लेकर आपने एक व्याख्या किया है। तो हम चाहेंगे कि इन्होंने जो संघर्ष किया समाज के लिए, सबसे ज़्यादा जो लड़ाई लड़ी, शिक्षा की लड़ाई लड़ी अपने लिए हमने लड़ा, सम्मान के लिए लड़ाई लड़ा। हम देखते हैं कि सावित्रीबाई फूले का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनका कुछ दिनों पहले जन्मदिन हमने मनाया, फातिमा शेख, ज्योतिबा फूले। तो ये सभी लोग कह लीजिए कि 1848 में पहला महिलाओं का स्कूल सावित्रीबाई ने खोला। 1851-52 आते आते 3 स्कूल ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने चलाना शुरू किया महिलाओं के लिए और सभी के लिए। सत्यशोधक बना, समाज में बराबरी कैसे हो, समाज में शिक्षा कैसे हो, समाज में जागृति कैसे आए, ये सारे सवाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। पेरियार हमारे लिए मतलब तार्किकता का एक कह लीजिए तार्किकता और सबको सम्मानता और सम्मान के हक के लिए वो सबसे ऊपर आए। अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में आप क्या समानताएं देखते हैं और क्या असमानताएं, लेकिन जो है लोग आजकल उन कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ये बहुत ज़रूरी सवाल है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी और अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी बहुत मतभेद नहीं है दोनों में, मेरा ये कहना है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ये कहती है कि
सबको ज़मीन का हिस्सा, सबको रिसोर्सेज पे अधिकार एक बराबरी का होना पड़ेगा। जो रिसोर्सेज जनरेट कर रहा है उस पे उसका मालिकाना हक होना पड़ेगा। हिंदुस्तान में विनोद मिश्र, आप उनकी तस्वीर बगल में देखेंगे, आप इसके बाद दिखा दीजिएगा। विनोद मिश्र ने कहा कि हिंदुस्तान में जाति और वर्ग दोनों इंटेंगल्ड हैं, दोनों एक दूसरे से आज जुड़े हुए हैं। कौन है कि जो मेहनत कर रहा है और मतलब खेत किसी और की है, मेहनत कोई और कर रहा है। जो मेहनत करने वाला है दलित जाति से आता है। जो फैक्ट्रियों में वर्कर है, जो यहाँ से जाता है दिल्ली की कोई कंपनी में लगा हुआ है, सबसे कह लीजिए कोई बटन टाकने का, कोई फैक्ट्री में कोई अलग अलग काम करने का बड़ी संख्या है दलितों की। तो क्लास और कास्ट इस देश में, इस मुल्क में इंटेंगल्ड है। मैं जिस पार्टी से आता हूँ, आप देखिए कि हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हमारी पार्टी का नाम है। हमने पिछले मतलब कह लीजिए कि 1980, 1970, 1990 इस दौर में सबसे ज्यादा जाति नरसंहार के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। आप देखिए कि 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलितों को मार दिया जा रहा है। 1999 में शंकर बिगहा में कितने दलितों के कत्लेआम हो जा रहे हैं। और उस समय जो पार्टी या जो संगठन सबसे पहली सफ में खड़ी थी वो माले थी यहाँ पे। और आज भी माले को इसीलिए लोग जानता है कि दलित और महादलितों की पार्टी है माले, इसीलिए। लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है, हम अगर जमीन बंटवारे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जमीन का आवंटन सही से हो। मैं आज बोल भी रहा था कि जमीन का आवंटन का मतलब ये नहीं है कि दलितों को जमीन सिर्फ मिल जाएगी। हम ये भी कह रहे हैं कि जमीन का लोकतांत्रिकरण करने से या जब होगा तो पैदावार बढ़ जाएगी। अगर एक सामंती के पास सारी जमीनें मौजूद हैं तो कह लीजिए कि, और वो मौजूद सिर्फ अपने दबदबे के लिए रखा है, उसको पैदावार से मतलब नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि ज़मीनों का बंटवारा एक सही ढंग से हो, सबके बीच में हो। आज तो चलिए कि आज सरकार के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, तो हम तो उसी की मांग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों का बंटवारा, जो वादा है वो निभाइए। आप 5 डिसमिल का वादा है तो कम से कम वो तो निभाइए, आप तो दीजिए तो सबको। तो ये है कि इस तरह से हम देखते हैं कि ज़मीन की लड़ाई, रिसोर्सेज की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई, ये तीनों कहीं एक जगह मिलती दिखाई देती है, तो वो दिखाई देती है आपको अम्बेडकराइट और माले की राजनीति में। बाबा साहब कहते हैं कि हजारों तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है। बिल्कुल। जैसे मार्क्स की बात हो रही है तो उनका थोड़ा सा झुकाव है कि हिंसा वगैरह की बात, क्रांति की बात। तो आपका एक इंटरव्यू देख रहे हैं तो आप कहते हैं सशस्त्र वाले क्रांति में हम विश्वास नहीं करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन, इसको एक बहुत ही सशस्त्र क्रांति का मतलब है कि आज के वक्त में जब हम विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, हमें भेजा गया है कि आप विश्वविद्यालय में पढ़िए, लोगों एक चेतना जागृत हो, समाज में हो चेतना इस तरह की कि पढ़ाई के दम पर, संघर्ष के दम पर हम बदलाव लाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सशस्त्र एक रास्ता है, शिक्षा एक बड़ा रास्ता है। शिक्षा के दम पर आपका समाज एक बेहतर पढ़ा लिखा रहेगा। समाज में चेतना, शिक्षा तो चलिए, समाज उसके साथ चेतना की जरूरत है। नहीं तो आप देखिएगा कि बड़े बड़े अफसर बने बैठे हुए हैं लेकिन वही कास्टिज्म को फॉलो करते हैं। समझ रहे हैं ना, शिक्षित तो हो गए हैं लेकिन वो चेतना नहीं है। चेतना हमें लाना है जातिवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ। आज के वक्त में सबसे जरूरी है इस बात को बोलना कि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का एक बोलबाला चल रहा है, एक ऐसी सत्ता है कि जो सबसे कह लीजिए उसका सबसे घिनौना चेहरा है सामंतवाद, सांप्रदायिकता का, वो आज सत्ता में है। तो इस दौर में जब आप अपने लोगों पर हमला हो रहा है, दलितों पर हमला हो रहा है, मुसलमानों पर हमला हो रहा है, महिलाओं पर हमला हो रहा है, सबकी एक एकता हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। हिंदू राष्ट्र को कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं, क्या समझते हैं? हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान के लिए नहीं है। हिंदू राष्ट्र का संविधान खंडन करता है, हिंदू राष्ट्र का बाबा साहब खंडन करते हैं। बाबा साहब बोलते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र जैसा कुछ भी चीज़ होगा तो ये देश के लिए सबसे खतरनाक होगा, और ऐसी कोई भी ताकत अगर कोशिश करेगी हिंदू राष्ट्र का नारा लेकर आने का तो ये देश के लिए खतरनाक है और इसको किसी भी हद तक हमें रोकना है। ये बाबा साहब के कोट हैं। तो हम तो बाबा साहब के लोग हैं तो हम तो रोकेंगे भाई। और ऐसे लोग, सांप्रदायिक लोग, जातिवादी लोग, सामंती लोग, ऐसे सरकार से हम नफरत कर रहे थे, हैं और करते रहेंगे। एबीवीपी के जो लोग हैं उनको गुंडा कहते हैं कि गुंडे लोग, भाषण के दौरान कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास देखिए, जब उनके पास बातचीत करने, उनके पास कोई तर्क नहीं है। वो चाहते हैं कि सत्ता के दम पर, वो चाहते हैं बाहुबल के दम पर अपनी बात कहना, ठीक है ना। उनके पास जातिवाद को मानने का, जो मान रहे हैं जातिवाद को, सामंतवाद को, उसको डिफेंड करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। वो सांप्रदायिकता को मान रहे हैं, बोलते हैं कि हम मुसलमानों से नफरत करते हैं, वो मान तो रहे हैं लेकिन उनके पास कहेंगे क्या, कह नहीं पाते, डिफेंड नहीं कर पाते हैं, तो मारपीट करते हैं।
अपनी बात को मनवाने के लिए। गाँवों में जो कास्टिज्म है वो भेदभाव को लेकर, जैसे कि आप जाएंगे तो आज भी दलितों के साथ खान पान को लेकर आज भी होता है भेदभाव। लेकिन अभी आप जब जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं तो एकेडमिक तौर पे वहाँ पे कैसे होता है कास्टिज्म, क्योंकि लगातार आप लोग इसकी आवाज उठाते हैं मंचों से। देखिए एकेडमिक तौर पे हालांकि अभी तो कि देखिए विश्वविद्यालयों में भी अलग अलग तरह से भेदभाव होते ही हैं और छुआछूत भी किसी स्तर पे कहीं कहीं प्रैक्टिस, मतलब कहीं कहीं का अधिकतर जगह विश्वविद्यालयों की मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस होता ही है। क्लासरूम में दोस्तों के बीच से अलग कट के बैठ जाना। अभी मेरी भतीजी ने एडमिशन लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके कुछ दोस्त थे, बीए में एडमिशन हुआ, बेचारी सबके साथ बैठी हुई थी। तो जो घर में शिक्षा मिलता है वही लोग आपस में बात करते हैं। तो उससे पूछ दिया किसी ने, उसके किसी दोस्त ने कि क्या जाति है, तो बता दी कि मैं इस जाति दलित जाति से, पासवान जाति से आती हूँ, इस तरह से। तो उसने बताया कि उसके बाद थोड़ा देर रुके सब और धीरे धीरे अलग हो गए। ये पहला दिन है उसके कॉलेज का, फर्स्ट डे ऑफ हर मतलब कॉलेज लाइफ, और उस दिन ये होता है कि उसका ग्रुप ही अलग हो जाता है। समझ रहे हैं? ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, भारतीय कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो ये है, अब ये तो एक है, ये तो जो दिखता है जिसका स्तर बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ विश्वविद्यालयों में लेकिन है। अब होती किस तरह से है आप तो बता तो नहीं पाएंगे कि मुझे कास्टिज्म करना है, लेकिन वो हो रहा है कि इंटरव्यूज के दौरान उनको पता है कि आप राम लिखे हो, आप राज, यहाँ तो बिहार में मैं देखता हूँ कि कई दलित राज लगा लेते हैं। मैंने तो कोई टाइटल ही नहीं रखा, मैं कोई टाइटल नहीं रखा। पता नहीं उस समय लगा कि नहीं रखना चाहिए, क्यों जात बताना है या क्यों जात पे, लेकिन हमें पता था कि लोगों को तो पता चल ही जाता है, वो मेरा नाम नहीं पूछते हैं। मैं बोलता है कि पूरा नाम बताइए, तो मतलब पूरा नाम यही है, तो पिताजी का नाम बताइए, पिताजी से फिर पूछते हैं, फिर उसमें भी नहीं थोड़ा मोड़ा समझ पाते हैं, जैसे प्रसाद लगा हुआ है उनका तो नहीं समझ पाते, फिर अंत में वो बहुत हर थक हार के बेचारे बोलते हैं अरे किस समाज मतलब किस जात से हैं। तो बोले डायरेक्ट पूछ लेते ना, नाम में से पूछ के क्या है। हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं और जात की भी बात करते हैं। जात की भी बात करते हैं, सही बात। तो ये किसी के सगे हैं नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी के सगे नहीं है। हम तो मैं तो यही बोल रहा था कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश के दलित वंचित जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं, और ये कम वक्त किसी के लिए नहीं लड़ रहे, किसी के लिए संविधान लागू होने के 70 साल बाद भी आज बड़े बड़े जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं वो रिजर्वेशन सीट पे, रिजर्व सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष हो गए, एक दलित को तो आज भी पसंद नहीं किया जा रहा है पॉलिटिकल तौर पे भी। आप कैसे संघर्ष करके जीत गए जेएनयू में? देखिए ये तो संगठन है हमारा, इसके लिए पूरा का पूरा मैं अपने संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन को कह लीजिए कि मानता हूँ कि क्योंकि वहाँ पर जिस संगठन में मैं काम करता हूँ वहाँ पे इतना लोकतांत्रिकरण है, इतना सेकुलरिज्म है, इतना कह लीजिए कि समानता बराबरी की जो हम बातें सिर्फ करते नहीं वहाँ पे फॉलो भी करते हैं। तो मुझे संगठन में कोई स्ट्रगल नहीं हुआ, और संगठन हर एक मेहनत करने वाले को सबसे चाहती है कि आगे लेकर आए, आगे मतलब बढ़ाएं। और एक और मैं बात बताता हूँ, चलिए ये तो आगे बढ़ने की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं तो चुनाव हमारे लिए बहुत छोटा सा बस लड़ाई का एक वक्त होता है, छोटा सा। अदरवाइज हम लोग जिस तरह के लोग हैं 24/7 वाले लोग हैं कि हर समय संघर्ष में लगे रहेंगे, चुनाव हो ना हो। बिहार में देखिए ना कि आज कई कॉलेज में चुनाव बंद कर दिया गया, हमारे मगध विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा है चुनाव, नहीं करवा रहे। पटना विश्वविद्यालय में लास्ट हुआ था 21 या उसी समय ना 21 22 या 30 में, उसके बाद नहीं हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बंद, तो चुनाव बंद कर दिया जाता है, लेकिन लड़ाई तो करना होगा ना हमें, तो ये ज़रूरी है। थैंक यू। शुक्रिया।